हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोनाफाइड ज्ञान। आज जो लेक्चर मैं लाया हूँ वो उन चीज़ों पे जो दो मेरा वीडियो है। एक तो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन और दूसरा कंप्लेंट केस पे। उसमें मैंने देखा कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल पूछ रखे हैं, तो आज का वीडियो उन सवालों का जवाब देने के लिए है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन पे सवाल है वो है कोई पंकज आयांश का। इनका कहना है, सर गवाह से सीधा कोई सवाल ना पूछकर इसे इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ को फला बात बताई थी, तो क्या इस तरीके के क्वेश्चन की रेलिवेंसी भी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करने पर हमें यस या नो में जवाब मिल जाएगा और गवाह को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा और उसके 161 के बयान से उसे कन्फ्रंट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो पूछा ही जाता है। आपने लिख भी दिया है कि प्लीज रिप्लाई सर, क्या ये तरीका ठीक रहेगा? आई एम अ न्यू एडवोकेट। अच्छी बात है। देखिए, ये सवाल कब पूछा जाता है? जब कोई 161 का बयान है और जब गवाह आया न्यायालय में, और न्यायालय में जब वो गवाही दे रहा होता है और तब कोई ऐसी बात बोलता है जो उसने 161 के बयान में ना बोला हो, तब जो आप पूछ रहे हैं इस तरीके में ये पूछा जाता है कि क्या आपने इस बात की गवाही, इस बात को अपने 161 के बयान में पुलिस को बताया था? और वहां सजेशन जाता है, यदि नहीं है तो उसको दिखा सकते हैं आप उसका स्टेटमेंट कि देखो साहब, पुलिस ने जो आपका स्टेटमेंट लिखा है उसमें ये बात नहीं है। और आप सजेशन दे सकते हैं कि देखिए, ये बात आपने पुलिस के समक्ष नहीं बताया था, इसका मतलब ये होगा कि वो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट कर रहा है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा। अब यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। एक तो है कंट्राडिक्शन और एक ओमिशन। एक ऐसी बात जो उसने 161 में तो बताया, मगर बाद में आके उस बात को दूसरे ढंग से बताने लग गया, ये तो हो गया कंट्राडिक्शन। और कोई ऐसी बात जो उसने बताया ही नहीं पहले पुलिस को और अब बताने लग गया, तो ये हो जाता है ओमिशन। वो ओमिशन था वहां जिसको अब वो बता रहा है। ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल कि पहले उसने पुलिस के समक्ष बताया कि लाठी से मारा और सर फोड़ दिया, और जब गवाही में आया न्यायालय में तो कह रहा तलवार से मारा और कट गया। ये एकदम कंट्रडिक्शन है, वाइटल कंट्रडिक्शन। इसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा। और फर्ज कीजिए कि उसने 161 के बयान में बताया ही नहीं था किस चीज से मारा, खाली कहा कि मारा उसको और उसका सर फट गया, और अब आके बताता है कोर्ट में कि साहब वो लाठी से मारा था। तो ये लाठी जो है वहां ओमिशन था। ठीक है। तो ओमिशन और कंट्राडिक्शन, तो इसका लाभ मिलता है 145 में, आप इसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं एविडेंस एक्ट में। ठीक है। अब अगला सवाल है यशमान साहब का। इन्होंने कहा है, सर ये पूरी कहानी एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे। व्हाट इज द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन? बिल्कुल सही कह रहे हैं यशमान साहब आप। ये जो लेक्चर है आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्रैक्टिस में हैं, और सिखाया है मैंने कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए, किन किन पॉइंट्स पे होना चाहिए। तो एग्जाम में अगर आपके सवाल आ रहा है तो ये नहीं लिखेंगे आप। अब रही बात की क्या लिखेंगे, तो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन इज ए मीन्स टू टेस्ट द वेरिसिटी ऑफ द विटनेस, whether he is telling true or false, whether his statement is reliable or not। तो क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे गवाह की सच्चाई को टेस्ट किया जा सकता है, और इसके अलावा अभी किसी भी चीज को मान्यता नहीं दी गई। इवन लाई डिटेक्टर भी है, उसको भी लीगल मान्यता नहीं मिली है। लाई डिटेक्टर जो टेस्ट होता है, नार्कोटेक्स अगर टेस्ट करते हैं, उन सबको कहा गया है कि वो एक डायरेक्शन दे सकता है इन्वेस्टिगेशन को, मगर दैट कैन नॉट बी मेड बेसिस फॉर कन्विक्शन। ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज ए मींस विच by which the veracity of a witness can be tested, whether he is telling true or false। ठीक है।
अगला नाम है, बड़ा मुश्किल है, ओपीडी लियो, ये लिखा है। इन्होंने लिखा है सर आईपीसी 498A, 406, 323, 400, 504 डॉरी प्रोविजन एक्ट के लिए सैंपल क्रॉस वीडियो बना दीजिए प्लीज। तो लियो साहब, आपने देख लिया होगा, इस पे मेरा वीडियो आ चुका है, हाउ टू क्रॉस एग्जामिन इन द केस ऑफ 498A, 498A के केसेस में क्या क्या सवाल पूछे जाने चाहिए, इस पे मेरा वीडियो है, देख लिया होगा मेरी समस्या आपने। फिर है एक, है आशिक कुमार तहेर पटेल, इन्होंने पूछा है सर इतना डीपली कोर्ट क्वेश्चन नहीं करने देती है, कोर्ट बीच में रोक रोक देती है, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो, सिर्फ ऐसा कहती है कोर्ट। ठीक है भाई, सही बात है, आपको रिलेवेंट पूछना है, एविडेंस एक्ट की धारा सेक्शन 5 से लेके 55 के बीच में जो रिलेवेंट है वही, और अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और कोर्ट रोकती है तो इट इज योर ड्यूटी टू टेल हिम कि साहब इट इज अ रिलेवेंट, और कैसे रिलेवेंट है वो भी बताना होगा आपको, किस धारा में रिलेवेंट है वो भी बताना होगा। ठीक है, जैसे आप पूछते हैं कि जब पुलिस आई तो क्या अभियुक्तगण घर पे थे कि भाग गए थे, कोर्ट आपको रोकती है, इससे क्या मतलब है वो घर पे थे कि भाग गए थे, तो आप वहां कह सकते हैं सर है इससे मतलब, क्योंकि द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सीआर एविडेंस एक्ट। इसलिए पूछना जरूरी है कि अगर वो कल्प्रिट है तो भाग गए होंगे घर से, अगर नहीं कोई क्राइम किया होगा तो घर में रहेंगे। तो इस तरह से कोर्ट को आपको बताना होगा कि कहाँ रिलेवेंसी है, तो वो नहीं रोक सकती है आपको, आपने बता दिया फला सेक्शन में इसका रिलेवेंसी है तो वो आपको नहीं रोकेगी और आपको परमिट करेगी दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर है फिर अभय का सवाल है, आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू सर। इस तरह के कई सवाल हैं कई लोगों का, एक तो अभय का नाम हमने लिख लिया और भी कई लोगों ने बोला है कि सर आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू। तो ऐसा है कि मैं अपना नंबर नहीं दे सकता हूं, मगर अगर आप चाहते हैं कुछ पूछना या बात करना तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पोस्ट कर दें, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कॉल कर लूंगा, आपकी परेशानी दूर करूंगा, कोशिश करूंगा दूर करने की। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सोनू भाटी का। इनका कहना है कि सर क्रिमिनल रिवीजन पर एक वीडियो बनाए आप, एंड आप अच्छा समझाते हो। चलो थैंक यू कि मैं अच्छा समझाता हूं, और कोशिश करता हूं मैं जल्दी एक क्रिमिनल रिवीजन पे वीडियो बनाऊं ताकि आप उसे देख सकें। ये सवाल जितने थे ये आपको थे क्रॉस एग्जामिनेशन पे, और भी बहुत से सवाल थे जिनको मुझे जो ठीक लगा उसे मैंने लिया है। और एक चीज के लिए धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स किया है उसके लिए सबको धन्यवाद। ठीक है, अब कंप्लेंट केस पे जो सवाल आए, वो सबसे पहला सवाल है सुरेश उपाध्याय जी का। इन्होंने कहा मेरे विरुद्ध एससी एसटी परिवाद केस में परिवाद 2000 परिवादी एवं एक 2002 के गवाह के बयान तीनों अलग अलग हैं, चार्ज नहीं बने हैं, क्या इस स्तर पर केस समाप्त हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। तो ऐसा है उपाध्याय जी, अब 202 में और 200 में, यानी परिवादी की गवाही और उसके गवाहों की जो जांच गवाही है उसमें सब में आपने कहा है अलग अलग बयान दिया है, तीनों अलग अलग है। तो इसका लाभ आप को मिल सकता है। आप जब समन हो 204 में, तो जैसे ही आपको समन प्राप्त होता है तो आप उस समनिंग ऑर्डर को ही चैलेंज कर सकते हैं, और वहां इस बात को रख सकते हैं कि साहब समनिंग ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, इसको सेट असाइड किया जाए। ठीक है, कह सकते हैं देयर वाज नो सफिशिएंट मटेरियल टू इशू समन अंडर सेक्शन 204 ऑफ द सीआरपीसी। एक बात, और दूसरी बात, अगर उसको आप अवेल नहीं करते हैं तो फिर आप जब सेम गवाही उसकी 244 में होगी और फिर ऐसा ही रहता है डिफरेंस, तो फिर 245 में आप डिस्चार्ज के लिए कह सकते हैं साहब हमें डिस्चार्ज किया जाए। किसी भी गवाही में कोई तारतम्य नहीं है, कोई मेल नहीं खाता एक दूसरे, सब एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सुरेश उपाध्याय जी के बाद है एडवोकेट पूनम कंबोज। इनका सवाल है सर क्या 202 में जो प्रिलिमिनरी एविडेंस कंप्लेंट का हुआ वही एविडेंस सेम एफिडेविट
देकर कंप्लेंट एविडेंस अंडर सेक्शन 244 में दे सकते हैं, करवा सकते हैं। चलिए ठीक है भाई, 202 में जो गवाह बोला वही ऑलमोस्ट आगे 244 में बोलेगा, अलग तो उसको बोलना नहीं है। 202 का पर्पस यही है कि आपके जो अभियुक्त है उन लोगों को समन इशू हो जाए 204 में, और फिर 244 में जब गवाह आता है तो उसका पर्पस होता है कि आप चार्ज फ्रेम हो जाए उसमें 246 में। तो अगर वो 202 में कुछ बोलता है, 244 में आके कुछ और बोलता है, तब तो वो कंट्राडिक्ट करेगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो सेम ही स्टेटमेंट ऑलमोस्ट रहता है, कुछ छूटा है तो उसको 244 में बोल सकता है, अगर 202 में कुछ छूटा है उसको बोल सकता है। और अगर हमारे यहाँ जैसा मुझे पता है, हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है एफिडेविट करके 244 में, वो आके फिजिकली कोर्ट में अपेयर होके अपनी गवाही देते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा प्रावधान है कि पहले वो एफिडेविट करके देते हैं अपने स्टेटमेंट का, तो दिया जा सकता है सेम ही, या थोड़ा बढ़ा के भी दिया जा सकता है अगर कुछ छूट गया 202 में तो। ठीक है, फिर है, एक है क्लेवर, क्लेवर इनका नाम है भाई। इन्होंने पूछा है सर, व्हेन ऑन रिक्वेस्ट इंक्वायरी एविडेंस इज क्लोज्ड। अरे वेरी सिंपल है, आपने जितने गवाहों का नाम कंप्लेंट में दिया है और मतलब भर की गवाही हो गई आपको, आपको लगता है कि दिस इज सफिशिएंट टू इशू समन अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्संस, तो आप कह सकते हैं इसको बंद कर दिया जाए साहब। मगर यदि आपका केस समन्स ट्रायल है तो कोशिश करें कि जितने गवाहों का नाम उसमें है कंप्लेंट में एज ए विटनेस, उन सबका एग्जामिन करा लें। ठीक है, ऐसा 202 में आपको मिलेगा लिखा हुआ। फिर क्लेवर के बाद है ये, फिर इनका नाम बड़ी टफ है भाई, अरिसोफिशियल HSK। इनका है सर, 244 सीआरपीसी में अपनी चीफ देनी होती है या किसी अनदर विटनेस की। अरे तो बहुत सिंपल है भाई, 244 में तो सब सारे विटनेसेस आपको देने होंगे, आपके जो विटनेसेस हैं वो आपको अपनी गवाही देनी होगी, तो सबका चीफ देना होगा। वहां है राइट डिफेंस को क्रॉस करने का, मगर आमतौर पे हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि वहां एक दो सवाल पूछ के लोग छोड़ देते हैं, चार्ज होने के बाद फिर फुल क्रॉस करते हैं, उनको दोबारा बुलवाते हैं। फिर है सुशील कल्याण। सुशील कल्याण जी का सवाल है, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन रियल कोर्ट प्रोसेस अबाउट मैजिस्ट्रेट ट्रायल। ठीक है, मैजिस्ट्रेट ट्रायल पे बन जाएगा। सेशंस ट्रायल पे तो मेरे दो दो वीडियो हैं, एक BNSS पे है और एक पुराने CRPC पे था। तो BNSS आने के बाद मैंने एक वीडियो उस पर भी बना दिया। वारंट ट्रायल भी ऑलमोस्ट है सेम, प्रोविजन सेम ही है। जो सेशंस ट्रायल में जो चेंजेस किए गए हैं कि 14 दिनों पे देना है ये, जैसे ये पेयर होता है तो कॉपी सप्लाई कर देना है, 60 डेज में डिस्चार्ज पिटीशन आ जाना चाहिए, तो ठीक है, इस पे एक बना दिया जाएगा इसमें। हम्म, बहुत जल्द मिल जाएगा आपको वारंट ट्रायल पे एक वीडियो। फिर ये है सुशील कल्याण के बाद है ये लक्ष्मी कुमारी। इनका है सर, क्रिमिनल केस एंड परिवाद में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों तो क्रिमिनली केस होते हैं, मगर क्रिमिनल केस से मगर मतलब यदि आपका FIR है तो FIR यानी पुलिस केस और कंप्लेंट केस में परिवाद में क्या डिफरेंस है, तो काफी डिफरेंस है, कई चीजें हैं। पुलिस केस पुलिस के यहाँ आप करते हैं, FIR दर्ज होती है, कंप्लेंट केस न्यायालय में करते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस अलग है। कंप्लेंट केस में 200 में दाखिल होता है, वो 154 में दाखिल होता है। तो अब अगर BNSS की बात करें तो वो अब 173 में दाखिल होता है BNSS की धारा, और ये जो 200 है वो 223 हो गया है, BNSS की धारा 223 में दाखिल होता है। फिर इसमें जांच गवाही आपको देनी होती है परिवाद में, वहां पुलिस जाके गवाहों की गवाही लेती है। ठीक है, फिर इसमें अगर सफिशिएंट एविडेंस पाया जाता है तो 204 में समनिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, फिर इसका थोड़ा सा प्रोसीड्यूर 244 से लेकर 247 तक है अलग, और उसका थोड़ा सा, जैसे इसमें गवाही आप 244 बिफोर चार्ज आफ्टर चार्ज होता है कंप्लेंट केस में, मगर अगर पुलिस केस है तो बिफोर चार्ज आफ्टर चार्ज का प्रावधान नहीं है, 242 या 231 में एक ही बार में गवाही हो जाती है। तो काफी डिफरेंसेस हैं उसमें, क्रिमिनल केस और परिवाद में। ठीक है, फिर ऐसे देखा जाए तो उसका डिस्चार्ज होता है 239 या 239 या 227 में, इसका डिस्चार्ज 245 में है। और
फिर अगला सवाल है डांगर चैलेंज का, नाम बड़ा जबरदस्त है इनका। है सर, आई हैव ए क्वेश्चन, इफ कंप्लेंट केस इज फाइल्ड, केस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन in complaint case, then court will furnish the copy of examination of witnesses and statements to the accused or not, because section 207 only talks about police report case and section 208 talks about exclusively travel by the court of session। बहुत सही डांगर साहब, आपका सवाल बहुत सही है। सही में कंप्लेंट केस है यानी, और अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट यानी कंप्लेंट केस है, और अगर सेशंस ट्रायल है तब तो 208 में उसे कंप्लेंट की कॉपी, 202 की गवाही, 164 का बयान या और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सबकी कॉपी देनी पड़ेगी अभियुक्त को। और अगर वारंट ट्रायल केस है तो आप पढ़ेंगे 204 का सब क्लॉज 3, तो सिर्फ कंप्लेंट की कॉपी लगा के समन भेज देंगे उसको। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। है फिर है महेंद्र कुमार, इनका है सर, अगर कोई फेक कंप्लेंट कर दे तो जिस पर आरोप लगाया गया है उसे क्या करना चाहिए? भाई फेक कंप्लेंट कर दिया तो आप रिवीजन में जाइए उसके अगेंस्ट। और भी है उसमें प्रावधान 250 में, आप कंपनसेशन के लिए कह सकते हैं कि हमको कंपनसेशन दिया जाए 250 ऑफ द सीआरपीसी में। फिर सुरेश उपाध्याय जी का फिर सवाल आ गया। इनका कहना है सर, वर्ष 2021 में एक एससी महिला ने मेरे व 4 परिजनों के विरुद्ध 156(3) की पुलिस रिपोर्ट उसके विरुद्ध के कारण नॉट प्रेस करके परिवाद किया। केवल उसका पति गवाह है। जज ने अप्रैल 24 में तलबी आदेश किया। अब हम क्या करें? परिस्थिति होने पर हमें जेल भेजा जा सकता है। आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हमें सम्मन किया जाएगा या वारंट? वास्तव में परिवाद पूर्णतः झूठा है। अपने बचाव में हम और क्या कर सकते हैं? चलिए उपाध्याय जी, मुझे लगता है मैंने आपके लिए लिख के भी भेजा था मैसेज में, कमेंट बॉक्स में, मगर अभी फिर बताऊं मैं आपको, आप इसके लिए समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है कि सबमिनिंग ऑर्डर गलत हुआ है, और उसको सेटिसाइड करने के लिए प्रेयर कर सकते हैं, और उसके आधार पे आप बेल में भी जा सकते हैं। और अगर कंप्लीटली झूठा है तो भाई उसका एक ही माध्यम है कि आपको, अगर ट्रायल फेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। फिर है पवन कुमार जी का सवाल है, सर जॉब का अटेस्टेशन फॉर्म में कंप्लेंट केस बताना चाहिए कि नहीं? प्लीज बताएं सर। ठीक है, ठीक है, जॉब के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके ऊपर कंप्लेंट केस है, तो यहाँ दो कंडीशन हो सकती है। यदि आपको समन इशू हो गया है और आप अपेयर हो गए हैं उस कंप्लेंट केस में, तब तो आपको बताना होगा, नहीं तो कंसीलमेंट के चार्जेस लग जाएंगे। और अगर अभी समन नहीं हुआ है, सिर्फ केस वहां दर्ज है, आपके नॉलेज में नहीं आया है ऑफिशियली, तो आप उसको नहीं भी बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सप्लेनेशन है कि अभी तक हमें जानकारी नहीं है कि कोई कंप्लेंट केस हम पे हुआ है। क्लियर? यदि सम्मन हो गया है उसमें, यानी 204 का नोटिस हो गया है और आप अपेयर हो गए हैं या प्राप्त कर लिया है नोटिस, तब तो इट विल बी योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज इट। फिर है राजेंद्र प्रसाद राय का केस। ये राजेंद्र प्रसाद राय जी का पूछना है कि सर 498A के परिवाद प्रकरण से पति के रिश्तेदारों के नाम कैसे अलग कराएं? क्या ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब को नाम हटाने का पावर होता है या हाईकोर्ट में आवेदन देना पड़ेगा? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, ट्रायल कोर्ट को भी पूरा पावर है कि वो संज्ञान लेते समय उन लोगों के विरुद्ध ना समनिंग ऑर्डर करे, मगर चूंकि संज्ञान एक्सपर्टी होता है, देखिए अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले 200 में अभियुक्त को सुनने का प्रावधान नहीं था, मगर अब जब बीएनएसएस की धारा 223 में ये प्रावधान बता दिया गया है कि एक बार समनिंग ऑर्डर के पहले अभियुक्त को भी सुनना है, तो उस ऐसी कंडीशन में आप, यदि आपका सेपरेशन है अपने भाइयों से, पिताजी से, तो आप जाके कोर्ट को कह सकते हैं, साहब हम लोग अलग अलग रहते हैं, मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं लेना देना है मेरी जिंदगी से, हम अलग रहते हैं मेरी पत्नी के साथ, और उसने ये सिर्फ परेशान करने के लिए उन लोगों का नाम दिया है। तो इस पे कई रूलिंग है जिसमें कहा गया है कि अगर सेपरेटली रह रहे हैं
तो वो लोग फिर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, इसलिए उनको रिलीफ मिला है। तो सेपरेशन का कागज है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको दिखा सकते हैं। फिर है इंडियन इंडियन, इनका नाम बड़ा बढ़िया नाम रख रखा है इन्होंने, इंडियन इंडियन। सर, हम कोर्ट में कंप्लेंट की, कोर्ट ने सीआरपीसी 210 का पुलिस से रिपोर्ट मांगा, उसी के आधार पर हमारी कंप्लेंट सीआरपीसी 203 की तरह कर दिया के तहत कर दिया। हमें बुलाया ना कुछ पूछा, ना हमारे विटनेस को बुलाया ना पूछा, अब क्या करें? जॉब जब पुलिस एफआईआर नहीं लेती है तब तो हमें कोर्ट में गए थे। देखिए साहब, आपने एक चीज लिखा है कि 210 की रिपोर्ट मांगी। 210 की रिपोर्ट कब मांगी जाती है? इसी में मांगी जाती है कि क्या कोई एफआईआर भी तो उस कंप्लेंट को, जो डेट ऑफ अकरेंस, प्लेस ऑफ अकरेंस है, उसको लेके कोई केस तो दर्ज नहीं है। तो आपके सवाल से मुझे लग रहा है कि जो 210 की रिपोर्ट आई उसमें पुलिस ने कहा होगा कि हमने एफआईआर ऑलरेडी कर रखा है, और इसीलिए उसमें 203 में आपको खारिज कर दिया गया। तो आप पता करें, इस सवाल में छुपा है आपका जवाब। मुझे लग रहा है एफआईआर आपका हो गया, क्योंकि 210 की रिपोर्ट मांगने के बाद कोर्ट ने उसको 203 में खारिज किया, जबकि खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कंप्लेंट। जो 210 का प्रावधान कहता है कि अगर कोर्ट को पता लगता है कि कंप्लेंट है और उसी में मैटर को लेके एफआईआर भी हो गई है, तो पुलिस कंप्लेंट की कार्रवाई को रोक देती है और इंतजार करती है चार्जशीट आने का, आरोप पत्र को आने का। तो वो कोर्स अपनाना चाहिए। मगर यदि उसने 203 में खारिज कर दिया तो आप पता करें, आपका एफआईआर दर्ज हो गया होगा। ये था इंडियन इंडियन का सवाल। फिर है लक्ष्मी कुमारी का, फिर एक सवाल है। इन्होंने कहा, सर मेरा पर परिवाद हो गया है 2008 में। मेरी उम्र उस समय 16 ईयर्स थी और अभी उसमें 244 में बयान हो रहा है। मेरा सिलेक्शन रेलवे में हो गया है। क्या अटेस्टेशन फॉर्म में इसकी जानकारी दें या नहीं? पुलिस का कोई रोल नहीं है इस केस में, प्लीज हेल्प। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस समय घटना घटी उस समय आपकी उम्र 16 साल थी, यानी एट दैट टाइम यू वर माइनर। तो सबसे पहले तो आवेदन मारिए और अपना केस सेपरेट करा के जुवेनाइल कोर्ट में ले जाइए। सबसे पहली सलाह कि 244 में आपने कहा गवाही चल रही है, तो 244 में गवाही चलने का मतलब है कि आप कोर्ट में अपेयर हो चुकी हैं, यानी उस केस की आपको जानकारी है, इसलिए आप उसको छुपा नहीं सकती हैं। ठीक है, और कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, अनलेस यू विल बी कन्विक्टेड। कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, सजा तो अभी हुई नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको दिखाना चाहिए, नहीं तो कोई अड़ोसी पड़ोसी लिख के भेज देगा, साहब इन पर केस है, इन्होंने छुपा लिया, और आप उसको मुकर नहीं पाइएगा। जरूरी नहीं है कि पुलिस को ही पता हो तभी आपके जो आता है वेरिफिकेशन उसमें लिख के जाएगा। भाई पड़ोसी भी बहुत जलते हैं, उनको बड़ा खराब लगेगा कि अच्छा इसने, इसके ऊपर तो केस है, इसने कैसे नौकरी कर ली। या उस केस का कंप्लेनेंट है वही लिख देगा आपके खिलाफ, आपके डिपार्टमेंट को। तो इसलिए उसको जरूर दर्शाएं। और सबसे पहली बात मैंने बताया कि आप अपना केस सेपरेट करा के जुवेनाइल में ले जाएं और वहां अपना केस खत्म करा लें। और जुवेनाइल में यदि कन्विक्शन भी होता है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना गया है सर्विस के लिए, तो वहां पूरा बेनिफिट है आपको। तो पहला काम करें कि कल ही पिटिशन मारे आप अपने केस में और कहें कि मेरा केस सेपरेट करके जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया जाए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अकरेंस आई वॉज जुवेनाइल, आई वॉज माइनर। बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है। फिर अगला नाम है विधि विधि केशव सांघव सांघव। इनका कहना है, कंप्लेंट केस में बेल नहीं करानी पड़ती है क्या सर? अरे भैया, कंप्लेंट केस में भी बेल करानी पड़ती है जैसे पुलिस केस में। ठीक है, मगर उसमें आमतौर पे ऐसा प्रावधान है कि बेल दे देना चाहिए, यदि बहुत हीनियस ऑफेंस नहीं है तो बेल मिल जाता है। इस पे एक रूलिंग भी है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सलीम अंसारी, एलियास मोहम्मद सलीम अंसारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है 51075 ऑफ 2014। पटना हाईकोर्ट का ये केस है। इसमें कहा गया है कि आमतौर पे बिल दे देनी चाहिए कंप्लेंट केस में। तो ऐसा नहीं है कि बिल नहीं करानी पड़ेगी, बिल तो करानी ही पड़ेगी आपको। फिर है विकास मेहता का सवाल है,
कि 498A 34M 3/4 डीपी एक्ट में क्या होगा। कंप्लेंट केस में लड़की झूठा लिखवा दिया है सब, जो उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अगर झूठा लिखवा दिया है तो उसी के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन है। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या झूठा है। ठीक है, और अगर सही में सब कुछ झूठा है तो उस पर आप प्रेयर कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए भी। उसमें बहुत सारी बातें हैं, कैसे आप प्रूव करेंगे झूठा है। वो कहती है आप क्रुएल्टी करते हैं, इलाज नहीं कराते हैं, तो अगर आपने इलाज कराया है तो जाके डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए साहब, ये देखिए हमने इनका इलाज किया है। वो कहती है हमको मायके नहीं जाने देते हैं, तो दिखा दीजिए जितनी बार आपने टिकट बुक करवाया है कि देखिए साहब इतने इतने बुक करवाया है टिकट। वो कहती है हमको मानते नहीं है और आप 10 दफा घुमाने ले गए हैं उनको नैनीताल, तो दिखा दीजिए साहब अपने टूर का, देखिए हम लोग गए हैं, फोटो दिखा दीजिए। कैसे कहती है नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जो झूठा है उसको प्रूव करने के कई तरीके हैं। क्या केस है आपका, उस पर अलग डिपेंड करता है, क्या झूठ बोला है उसने, क्या नहीं बोला है, उस पर इतने से नहीं बताया जा सकता है कि क्या करें आप। फिर इंडियन इंडियन का एक क्वेश्चन है कि सर मैंने कोर्ट में मेरे वकील की ओर से एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन दी है, 8 महीना हो गया है, पे हेयरिंग पे हेयरिंग हो रही है। भाई ये तो आपके वकील साहब की गलती है, उनको कहिए कि जब उन्होंने दिया है तो क्या हुआ। अगर 156(3) में भेजा गया तो फिर रिपोर्ट मंगवाइए, एसपी को लिखवाइए और वरीय पदाधिकारी को लिखवाइए। होगा कैसे नहीं केस। भाई कोर्ट के आदेश को मानना थाने का या एग्जीक्यूटिव का काम है। तो जब उन्होंने 156(3) में यदि भेजा है उसको, तो केस आपका दर्ज होगा। फिर है नवजीवन लाल गुप्ता जी का केस। क्या 200 में एग्जामिन बाय ओथ नहीं होगा। अरे भैया सिर्फ 200 पढ़िए, वहीं लिखा है कि ऑन ओथ एग्जामिनेशन होना है, पढ़ लीजिए एक बार उसको, उसमें लिखा है ही विल बी एग्जामिन्ड ऑन ओथ। ठीक है, फिर सुरेश उपाध्याय जी का फिर है, ये अंतिम सवाल है सुरेश उपाध्याय जी का। इसमें इन्होंने कहा है कि महोदया एससी एसटी परिवार में हाईकोर्ट ने नो कोर्सिव एक्शन दे दिया है। एक परिवाद सेक्शन 200 और 202 के बयानों की प्रतियां हमें मिली, तो देखा तीनों बयानों में बहुत ज्यादा अंतर है। एक, क्या हमारे द्वारा यह अंतर लिखित रूप से टेबल बनाकर कोर्ट में दाखिल करने पर क्या केस यहीं पर समाप्त हो सकता है। एक मामला पूरी तरह फर्जी है, यह मामला पूरी तरह फर्जी है, परिवादी के पति के अलावा कोई गवाह नहीं है। ठीक है, आपका जो वो कॉपी मिली है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत डिफरेंस है। तो अब आपके पास उस कोर्ट में वहां रेमेडी नहीं है, इस समय मिलेगी वो रेमेडी, क्योंकि 244 की गवाही के बाद अभी आप उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन जा सकते हैं जो समनिंग ऑर्डर है, और वहां कह सकते हैं इस बात को। ये सवाल पहले भी था, वहां भी मैंने बताया था। तो देखिए आप गए और आपको मिल चुका है हाईकोर्ट से रिलीफ, नो कोर्सिव स्टेप का। तो अब आप आराम से उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं 204 को, इस आधार पे कि और कोई गवाह नहीं है, सिर्फ उसका पति है और वो है, और उसमें भी कंट्रडिक्शन है। अगर वो वाइटल कंट्रडिक्शन है तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। चलिए, बाकी और टॉपिक्स पे जो पूछे गए हैं सवाल, उस पे भी एक दिन मैं लेक्चर लेके आ जाऊंगा और आपको बताऊंगा मेरी समझ से इस सवाल से। पर्टिकुलरली उन लोगों को तो जरूर फायदा हुआ होगा जिन्होंने पूछा है, और बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं उनको भी फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू अगेन।